हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन दो हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का फर्स्ट एक्सेप्शन या अपवाद है, सबसे फर्स्ट इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला अपवाद कौन सा है इसका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या हिंदी में जिसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता के एग्जाम्पल इसको डिस्कवर किया था कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस प्लांट में देखी जाती है? तो इसे देखा जाता है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा को और हम क्या कहते हैं? फोरोक्लॉक प्लांट, गुलेबांस, मिराबिलिस जलापा। ये ऐसा पादप है जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करता है। उसका सेकंड एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को और कहा जाता है कुत्ता पुष्प पादप या डॉग फ्लावर। स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, और इसका बॉटनिकल नेम है एंटीरिहेनम मेजस। और इसका बॉटनिकल नेम क्या है? एंटीरिहेनम मेजस। तो हम बात कर रहे हैं मिराबिलिस जलापा की, और स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स में देखी जाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। क्या होता है इसके अंदर? जब मिराबिलिस जलापा के रेड फ्लावर का क्रॉस व्हाइट फ्लावर के साथ किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं बेटा? रेड फ्लावर का क्रॉस किसके साथ में करा रहे हैं? व्हाइट फ्लावर के साथ में करा रहे हैं। रिसेसिव कैरेक्टर को वैसे तो स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया था, यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया डब्ल्यू से, व्हाइट से। जब रेड और व्हाइट में क्रॉस कराया जाता है तो अकॉर्डिंग टू मेंडल F1 जनरेशन में कौन से प्लांट अपीयर होंगे? जो डोमिनेट करेक्टर होता है वो अपीयर होता है। याद रखिएगा, F1 जनरेशन में जो करेक्टर अपीयर होता है वो करेक्टर हमेशा कौन सा होता है? डोमिनेट करेक्टर। F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियल जनरेशन में यहाँ पर सबसे फर्स्ट इसका गैमेट बनाएंगे हम। गैमेट कौन से डिवीजन से बनते हैं? मियोसिस डिवीजन से। इसका गैमेट बना R और इसका गैमेट बना W। अब हम इन दोनों का क्रॉस करा रहे हैं, तो क्रॉस में ये आता है RW। हमने क्रॉस कराया, पेरेंट्स जो है P फॉर पेरेंट्स, P किसके लिए है? हमने पेरेंट्स के लिए। जब रेड और व्हाइट में क्रॉस कराया तो मेंडल के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में कौन सा कलर आना चाहिए था? रेड। बट यहाँ पर कौन सा कलर अपीयर होता है? पिंक कलर। ये RW जो जनरेशन है इसके फ्लावर का कलर कैसा होता है? पिंक। मतलब मिराबिलिस जलापा में कितने टाइप के फ्लावर हो गए? 3 टाइप्स के। रेड भी हो गया, व्हाइट भी हो गया और पिंक कलर का भी हो गया। अब ये जो पिंक कलर का शो हो रहा है, ये क्या शो कर रहा है? पिंक कलर दोनों ही पेरेंट से, मतलब रेड से और व्हाइट से, दोनों से अलग होता है, डिफरेंट होता है, दोनों के सिमिलर नहीं होता है। एक न्यू ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? पिंक। हमने कल मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि F1 जनरेशन में किसी एक पेरेंट के करेक्टर होते हैं। जैसे टॉल और ड्वार्फ में F1 जनरेशन में क्या आ गया? टॉलनेस का करेक्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई सा भी पेरेंटल करेक्टर रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी पेरेंटल ट्रेट इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर बात आपकी समझ में आ गई है? कौन सी जनरेशन थी? F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में कौन सा कलर अपीयर होता है? पिंक कलर अपीयर होता है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो करेक्टर था, यहाँ पर जो ट्रेड था, इनका मिक्सिंग हो गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को और हम क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, मिश्रित वंशागति। इसे और क्या कहा जाता है? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या मिश्रित वंशागति, क्योंकि इसके अंदर रेड और व्हाइट
दोनों मिक्स हो गए और मिक्स होकर कौन सा कलर अपियर हो गया, पिंक कलर आ गया। और पिंक कलर दोनों पेरेंट्स से अलग है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन किसके सिमिलर होती है, किसी एक पेरेंट के सिमिलर होती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आता है 3:1, पर यहाँ पर रेशियो भी चेंज हो जाएगा। अब ये हमारी F1 जनरेशन थी, ये हाइब्रिड जनरेशन थी, हेट्रोजाइगस कहा जाता है इसको। अब हमें F2 जनरेशन प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन का क्रॉस कराएंगे। RW इज क्रॉस विथ RW, मतलब पिंक का क्रॉस पिंक के साथ में करा रहे। कैसे कराएंगे, आपको अगर सिंपल वैसे समझ में नहीं आए तो चेकर बोर्ड से देख लीजिए। RW गैमिट बनाएंगे, इसका गैमिट क्या बनेगा RW, इसका गैमिट क्या बनेगा RW। तो RW का क्रॉस हम किसके साथ में करा रहे हैं, RW के साथ में। इन दोनों का क्रॉस कराया हम RR, RW एंड WW। ये क्या हो गया बच्चों, रेड। ये क्या हो गया पिंक, ये क्या हो गया पिंक, और ये क्या हो गया वाइट। अब अगर आप इसको फिनोटिपिकली देखेंगे, इसका अगर आप फिनोटाइप देखेंगे तो फिनोटाइप में आप देख रहे हो कि रेड कलर का कितना है 1, पिंक कलर का कितना है 2, और वाइट कलर का कितना है 1। अगर आप इसका जीनोटाइप देखोगे यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, तब भी आपको ये देखने के लिए आएगा कि जीनोटाइप भी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, RR, RW एंड WW। तो जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आता है 1:2:1। तो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम होते हैं। क्या होता है 1:2:1। ठीक है, रेड पिंक और व्हाइट, यही इसका फिनोटाइप है और यही इसका जीनोटाइप है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ध्यान देना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस प्लांट के अंदर देखा जाता है, मिराबिलिस जलापा में, स्नैपड्रैगन में। ये कौन से प्लांट्स हैं जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं, बाकी सभी प्लांट्स मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन इसके नाम पर पूछा जाएगा कि जब मिराबिलिस के रेड फ्लावर का क्रॉस व्हाइट फ्लावर के साथ कराया जाता है तो F1 जनरेशन में कैसे प्लांट होंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा पिंक। अदरवाइज यदि सिंपली क्वेश्चन पूछाता है कि रेड फ्लावर इज क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर, देन तब अगर सीधा तरह पर पूछा जाता है कि लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प के साथ में कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी में तो कैसे पादप होंगे, सिंपली अगर पूछा जाता है तो रेड फ्लावर। और यही क्वेश्चन अगर स्नैपड्रैगन के नाम पर या मिराबिलिस के नाम पर पूछा जाता है तो F1 जनरेशन में कैसे प्लांट आएंगे, पिंक प्लांट आएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सिंपल अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपन कराते हैं उसमें रेशियो क्या आता है 3:1। यहाँ पर रेशियो चेंज हो जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, क्या रेशियो हो जाता है 1:2:1। ध्यान देना बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने क्या पढ़ा था 3:1, यहाँ पर क्या रेशियो आ रहा है 1:2:1। सेकंड चीज जो ध्यान दोगे आप कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में पेरेंटल जनरेशन के सिमिलर होती है, मतलब पेरेंट्स के सिमिलर जो है ट्रेट अपीयर हो रहा है, जैसे कि टॉलनेस का F1 जनरेशन में। पर यहाँ पर दोनों पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होती है। F1 जनरेशन कैसी होती है, दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होती है। मतलब कौन सा कलर अपीयर हो गया इसके अंदर, पिंक कलर। इसी टाइप की मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलती है, इसी टाइप की स्नैपड्रैगन में देखने को मिलती है। कितने टाइप के फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर, 3 टाइप के फ्लावर होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्या है इसके अंदर, ये जो R जीन आप देख रहे हो, ये R जीन कैसा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट का मतलब ये R जीन कैसा है, अपूर्ण प्रभावी, मतलब ये कंप्लीट अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। R जीन को क्या कहा जाता है, अपूर्ण प्रभावी। अब हम जो सेकंड इसका एक्सेप्शन है वो हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद में, को डोमिनेंस या सह प्रभाविता। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, प्रभाविता का नियम है, इसके 2 अपवाद है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो अभी हमने पढ़ा है और इसके बाद में एक और आ जाता है को डोमिनेंस
या सह प्रभाविता। तो नेक्स्ट आपको समझा देती हूँ मैं सह प्रभाविता। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? वी आर फाइन। तुम लोग कैसे हो? हम लोग अच्छे हैं। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। यार मेरे को भी पीएटी की कोचिंग करनी है, पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ। अरे तुम्हें नहीं पता है, सीहोर में मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ जयसवाल कोचिंग है। जयसवाल कोचिंग विगत 21 वर्षों से निरंतर सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे रही है। बट मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ। अरे जयसवाल कोचिंग में इंग्लिश मीडियम के लिए भी एक अलग सेपरेट बैच है और पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। So let's join JCI। कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर अपूर्ण प्रभाविता में क्या समझा हमने? F1 phenotype did not resemble either of two parent and was in between two। मतलब F1 पीढ़ी जो थी वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं थी और उन दोनों का क्या थी, मिश्रण थी, उन दोनों के बीच में थी। और फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एक जैसा होता है। क्या होता है? 1:2:1। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। फ्लावर कलर मिराबिलिस जलापा में और एंटरीहीनम या स्नैपड्रैगन, एंटरीहीनम मेजर्स या स्नैपड्रैगन। एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल और लिखा है, स्टार्च ग्रेन साइज इन पाइसम। मिराबिलिस जलापा को याद रखिएगा, एंटरीहीनम डॉग फ्लावर को याद रखिएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कोडोमिनेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस में लक्षणों का मिश्रण नहीं होता है, अपितु दोनों लक्षण साथ साथ प्रकट होते हैं। यानी कि F1 जो फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप, वो किससे रिजेंबल करता है? दोनों ही पेरेंट से रिजेंबल करता है। हम इसको निकाल कर बताते हैं अभी। फिनोटाइपिक और जीनोटिपिक रेशियो इसमें भी सेम आएगा। इसका एग्जाम्पल है कॉट कलर इन माइस। AB ब्लड ग्रुप, मतलब जब फादर का A मदर का B है, दोनों का जीनोटाइप भी AABB है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं एनिमल्स के अंदर। हेयर कलर इन एनिमल्स में एग्जांपल देखते हैं कोडोमिनेंस का। ब्लैक कलर का क्रॉस किसके साथ में करा दिया जाता है? व्हाइट कलर के साथ में। कैटल्स में ब्लैक कलर का क्रॉस किसके साथ में करा दिया जाता है? व्हाइट कलर के साथ में। गैमिट बनाओगे, ये पेरेंट्स हैं, यहाँ पर गैमिट बनाया कैपिटल BW। F1 जनरेशन में कौन सा कलर अपीयर होगा? F1 जनरेशन जो होती है वो कैसी होती है? रॉन या चितकबरा। चितकबरा यानी कि ब्लैक कलर के हेयर्स भी हैं और वाइट कलर के हेयर्स भी है, जिसे कहा जाता है रॉन चितकबरा। और अगर इसका वापस क्रॉस, वापस सेल्फिंग कराएंगे तो आप देख लीजिएगा सेल्फिंग कराकर रेशियो क्या मिलेगा। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। तो ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का फिनोटाइप और जीनोटाइप एक जैसा होता है, 1:2:1। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उसका फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। मेंडल का जो हम सेकंड लॉ देख रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वैसे अगर इसे देखा जाए तो जो कॉरेंस ने लॉ दिया था उसमें फर्स्ट लॉ कौन सा आता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लास्ट लॉ कौन सा आता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पर मेंडल ने जो पॉस्टुलेशन दिए थे उस बेसिस पर हम देख रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी कि पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या चीज हमने समझी? हमने इसको प्रूव किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में जो 3:1 आता है वो किसको प्रूव करता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। क्या चीज देखी हमने इसके अंदर? एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग।
एलील किसी तरह का मिश्रण नहीं दर्शाते हैं, एलील आपस में मिक्स नहीं होते हैं। और बोथ द करेक्टर आर रिकवर्ड, जैसे हमने पेरेंट्स लिए थे टॉल और ड्वार्फ, F1 जनरेशन में ओनली कौन सा करेक्टर अपीयर होता है, टॉल, बट F2 जनरेशन में दोनों करेक्टर अपीयर हो जाते हैं, टॉल भी और ड्वार्फ भी। तो रिकवर्ड किस जनरेशन में हो जाते हैं, F2 जनरेशन में। और वेरी इंपॉर्टेंट, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। आप देखते हो कि पेरेंट्स में दोनों एलील हैं, यहाँ पर दोनों एलील होते हैं, पर गैमेट में ओनली गैमेटोजेनेसिस के समय गैमेट को केवल एक ही फैक्टर जो होता है वो रिसीव होता है। गैमेट को सिर्फ कौन सा, एक ही फैक्टर रिसीव होता है। यद्यपि ये जो है इसके अंदर दोनों तरह के फैक्टर से, टॉलनेस का भी और ड्वार्फनेस का भी है, पर जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो गैमेट जो होता है इसमें ओनली वन फैक्टर होता है। इसलिए गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं। तो गैमेट आर ऑलवेज प्योर, या युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं। तो ये शुद्ध होते हैं, कैसे शुद्ध होते हैं, क्योंकि जब युग्मक जनन होता है तो युग्मक जनन के दौरान युग्मक जोड़ी के कारकों में से केवल एक कारक को प्राप्त करता है, केवल एक फैक्टर को प्राप्त करता है। तो गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ टू फैक्टर, दो में से केवल एक को प्राप्त करता है। किस दौरान होता है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान या युग्मक जनन के दौरान होता है। अब हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे वो आ जाती है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो जीन की वंशागति, पहले हमने एक जीन की वंशागति पढ़ी थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, जिससे हमने एक प्रूव किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन हमने पढ़े, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। सेकंड जो हमने देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पृथक्करण या सेग्रीगेशन होना ही है। और आपको मालूम है कब होता है पृथक्करण, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट के दौरान, मतलब ये सेग्रीगेशन होता ही है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, गैमेट्स सेग्रीगेट होते हैं। और फिर आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, हमने ये प्रूव कर दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो F2 जनरेशन के रेशियो 3:1 पर बेस है, हालांकि उसमें डोमिनेंस का भी योगदान है, बट मेनली किस पर बेस है, 3:1 पर। अब दो जीन की वंशागति देखते हैं, तो इसमें मेंडल ने एक ही समय में कितने लक्षणों का देखा था, टू करेक्टर्स की स्टडी करी थी डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, द्विसंकर क्रॉस के लिए। कौन से लक्षण मेंडल ने लिए थे, मेंडल ने सीड के दो करेक्टर लिए थे। एक लिया था उसने कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड बीज का रंग, और आप जानते हो बीज का कौन सा रंग प्रभावी होता है, तो बीज का प्रभावी रंग होता है येलो। बीज का प्रभावी रंग कौन सा होता है, येलो, जिसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। और साथ में लिया था उन्होंने बीज का अप्रभावी रंग होता है ग्रीन, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट, तो कलर ऑफ सीड लिया था उसने येलो एंड ग्रीन। उसके बाद सेकंड करेक्टर उसने कौन सा चूज किया था, शेप ऑफ सीड। बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शेप ऑफ सीड, साइज ऑफ सीड नहीं दिया है। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्या दिया गया है, शेप ऑफ सीड। तो शेप कौन सा आ जाता है, एक इसने लिया था राउंड यानी कि गोलाकार, और एक इसने लिया था रिंकल्ड झुर्रीदार। तो गोल और झुर्रीदार, आपको मालूम है झुर्रीदार बीज उसको कैसे मिले थे, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति कारण, एसबी एंजाइम की अनुपस्थिति कारण उसे कैसे सीड मिले थे, रिंकल सीड। तो याद रखना मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए कौन से दो लक्षणों का चयन किया,
बीज का रंग और बीज की आकृति, गोलाकार या झुर्रीदार, साइज में शेप ऑफ सीड याद रखिएगा, और बीज का रंग याद रखिएगा, पीला प्रभावी होता है, हरा अप्रभावी, फली में उल्टा होता है, फली में प्रभावी रंग हरा होता है और पीला रंग अप्रभावी होता है। तो अब हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस।